हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी विषय का टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर वो बच्चों के लिए जो 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी विषय का परीक्षा देने वाले, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बोर्ड लेवल प्रश्न है, एकदम बोर्ड के द्वारा, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ही सेट किया गया प्रश्न है, जो आपके लिए एक बार रिवीजन के तौर पर मैं लेकर आया हूं। ये हम लोग का वीडियो नंबर दूसरा है, जिसमें हम लोगों ने दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है एक तरह से समझिए कि एकदम गेस क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में यहीं से आने की संभावना है। जिस प्रकार मैंने साइंस का टोटल 9 वीडियो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसमें अभी और ऐड ऑन होना बाकी है। जैसे सब्जेक्टिव का मैंने कहा था गेस प्रश्न देना है, हर विषय का मैं इसी प्रकार से आपको गेस प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देता जाऊँगा, जिसके कारण आप अपने एग्ज़ाम में 90 से प्लस स्कोर हर विषय में करिएगा। क्योंकि अब का जो समय है, आप लोगों के पास मात्र 2 महीना बच रहा है, 1 दिसंबर 1 जनवरी। इसलिए मैं दिसंबर और जनवरी तक आप लोग अभी से मेरे चैनल तक जुटे रहें अपने एग्ज़ाम तक, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दे, उतना ही कंटेंट दे, रिफाइंड कंटेंट, जिसमें आपको वहीं से एग्ज़ाम पूछने की संभावना रहे और हर एग्ज़ाम में आपको 90 प्लस स्कोर कर पाइए। इसलिए मैं देने वाला हूं सारा का इम्पोर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि अब है स्मार्ट वर्क करने का ज़रूरत, अब हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते जाइए, समझते जाइए, एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको समझिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर पाएँ। ठीक उसी प्रकार से ये हम लोग का दूसरा वीडियो होने वाला है हिंदी में। और बिना कोई समय गवाए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विष के दांत पाठ की विधा है, तो विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि मैं इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन कर कर आपके सामने दे रहा हूं कि आपको ऐसा लगे वीडियो देखने पर कि ये सारे प्रश्न बोर्ड स्तर के हैं, एकदम बोर्ड लेवल के ऐसा डिजाइन किया हुआ प्रश्न है। आप देख रहे होंगे अभी आपसे गोधूली किताब का प्रश्न पूछा गया, उसके बाद आपसे ग्रामर का पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पर गोधूली का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए मैं इस प्रकार से डिजाइन करके लाया हूँ कि आपको एकदम लगे कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ। और ये सारे जो है गेस प्रश्न है, आप लोग समझिए बात को और याद करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। तीसरा नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित पाठ क्या है? तो ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी यही चर्चा किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की विधा क्या है। तो इस पाठ की विधा ललित निबंध है, मतलब ये ललित निबंध है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है, ललित निबंध है। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है और याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? सेन साहब की कार की कीमत क्या है, बताइए। तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है, नहीं। फिर उसके बाद 8,500 है, नहीं। 9,500 है, नहीं। 7.5 लाख है, नहीं। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोले सब में नहीं, लेकिन आप बताइए, आप अपने आप में सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 7,500, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न चलेंगे, परिणाम वाचक विशेषण है, परिणाम वाचक विशेषण क्या है? तो बताइए, परिमाण वाचक क्या है? 4 तो संख्या वाचक हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, नहीं। सुंदर भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो थोड़ा सा जो है ना, ये परिमाण वाचक विशेषण है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 प्रश्न गोधूली से पूछा गया, जिसमें से एक प्रश्न आपको ग्रामर से था, देखिए फिर से एक ग्रामर से। इसी प्रकार से मैं डिजाइन करके प्रश्न को ला रहा हूँ आपके सामने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? आंखों का तारा क्या होता है? मुहावरा है, मतलब अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। तो सेन साहब का आंखों का तारा कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा। छठा का आंसर बी। 7वां नंबर प्रश्न, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, बताइए। खाली स्थान, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखा से। 7वां का आंसर हो गया ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ कब? तो 1891 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी। देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। और यहाँ जो है इस मॉडल पेपर में तिथि के बारे में पूछा है, यानी कि आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म के बारे में याद करके जाना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, नाखून प्रतीक है? तो नाखून प्रतीक है मानवता के लिए? नहीं। प्रेम का? न। पौरुष के लिए? नहीं। तो किसके लिए प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के लिए, मतलब पशुता के लिए। पशुता मतलब कि एक तरह से अगर नाखून बढ़ता है और नहीं काटते तो वो जो है अनुशासनहीन व्यक्ति होता है। इसी के लिए कहा गया कि नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति के लिए, पशुता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है, तो संज्ञा का कौन इसमें से भेद है? बताइए। पुरुषवाचक, सर्वनाम भेद है, संबंधवाचक, सर्वनाम भेद है, निजवाचक, सर्वनाम भेद है, व्यक्तिवाचक हो गया। देखिए यहाँ ऑप्शन भी आपके लिए मैं सजा कर लाया हूँ इस प्रकार कि देखिए ऑप्शन से भी आप आंसर बना सकते हैं। तभी मैंने कहा कि एकदम बोर्ड लेवल जैसा प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि ऑप्शन से भी आप लोग ट्राई करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जितना क्वेश्चन लगाते जाइए, समझते जाइए, रिवीजन करते जाइए। अब 11वां नंबर प्रश्न, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन सा लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको कोई 50 ही बनाना, तो आसान प्रश्न जायज़ है कि पहले आप बनाइएगा, इसलिए पहले आसान प्रश्न बना लीजिए, फिर उसके बाद आराम से सोच सोच कर आप बनाते जाइए। मेरा यही कहना है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में 50 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करवाना है, इसलिए मैं बस आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ अभी गेस सब्जेक्टिव प्रश्न भी दूंगा हर विषय का। 12वां नंबर प्रश्न, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं? तो नागरी लिपि जो है पाठ के कौन लेखक है? तो नागरी लिपि के पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा था, क्या कहा था? बताइए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नंदी नागरी कहा था। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा था नंदी नागरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी, विवेकानंद। क्यों? देखिए विवेकानंद जो है खास व्यक्ति के बारे में व्यक्त कर रहा है, बोध करा रहा है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। शहर, बहुत सारा शहर होता है, हर प्रकार का शहर होता है, छोटा बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। नदी, बहुत तरह का नदी होता है, लंबा नदी, छोटा नदी, गहरा नदी हुई होता है। गाय, गाय बहुत तरह के गाय होते हैं, कोई रंग पर होते हैं गाय, कोई ये सब पर। तो गाय पूरा जाति का बोध हो रहा है, नदी भी पूरा जाति का बोध हो रहा है, शहर भी पूरा जाति का बोध, लेकिन विवेकानंद खास एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित किए थे, मतलब वो कौन सा लिपि में लिखा गया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में उन्होंने लिखे थे वीर केरलस्य जैसे शब्द। 15वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। 16वां नंबर प्रश्न, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो जो मॉडल पेपर का था हिंदी का, उसमें मैंने ये चर्चा किया था कि बहादुर जो था किस चीज़ का उस पर इल्ज़ाम लगा था। तो बहादुर पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगा था। और यहाँ पर बहादुर कहाँ का रहने वाला था, पूरा नाम बताइए। यानी कि बहादुर वाला जो आपके लिए अध्याय है बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ के चलना होगा। मैं आपको साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न करवाया हूँ ना, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आई बटन पर दे दूंगा। आप कृपया क्लिक कर कर जाइए और देखिए कि कितना साइंस का प्रश्न रिपीट हो रहा है हर साल, हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, हर मॉडल पेपर में आप देखते जाइए रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से आप समझिए
और याद करिए। और ठीक हिंदी का भी मैं उसी प्रकार से देने वाला हूँ। 18 नंबर प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 5 भेद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ है उपासना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, कविता नहीं है कौन सा? स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है। तो कविता कौन नहीं है? तो एवेन्यू, एवेन्यू कविता नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था अपने मॉडल पेपर में कि एवेन्यू जो है कहाँ का जगह है, तो फ्रांस में एक जगह है एवेन्यू, वहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति कहाँ कौन से कवि ने लिखा है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति गुरु नानक जी ने लिखी है। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि निश्चयवाचक जो है सर्वनाम का भेद है। ठीक है, पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध बताइए, बौद्ध दर्शन से है कि आपका वेदांत दर्शन से है कि मार्क्स के विचारों से है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1908 में तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद 1909 में नहीं हुआ, 1911 में नहीं हुआ, तो 1912 ईस्वी में हुआ। देखिए कभी आपसे लेखक का जन्म पूछा जा रहा है, तो कभी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी ग्रामर से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं ये सारे प्रश्न को इम्पोर्टेंट देखकर लाया हूँ आप लोगों के लिए। कर्मधारय समास नहीं है, बताइए कौन सा इसमें कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमुख, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर में चलेंगे, बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक नृत्य से, कथक नृत्य से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज जो था जी थे ना, बिरजू महाराज जी वो अपना खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बताइए, पिता का कि माँ का कि मामा का कि भाई का? तो बिरजू प्रसाद खुद को शागिर्द अपने माँ का मानते थे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग 28 नंबर में, कहानी है, कहानी इसमें से कौन है? नाखून क्यों बढ़ते? ये तो ललित निबंध है। नौबत खाने में इबादत, ये भी नहीं होगा। परंपरा का मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। तो कहानी कौन है? बहादुर। देखिए बहादुर लगभग इसी मॉडल पेपर में आपको 4 प्रश्न मिल गया है बहादुर के रिलेटेड, और 1-2 प्रश्न पहले वाले मॉडल पेपर में मिला, यानी आपके बहादुर वाला जो चैप्टर है अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। 29 नंबर, अगई जी का पूरा नाम क्या है? तो अगई जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास कौन नहीं है? कमल नयन है, नीलांबर है, कृष्ण सर्प है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चवन्नी नहीं है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात कौन किया है? तो महादेवी वर्मा जी ने किया है? नहीं। राम इकबाल सिंह राकेश ने किया है? नहीं। दिनकर जी ने किया? नहीं। किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न चलेंगे, अद्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। अद्वितीय मतलब अद्वितीय नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान के ऊपर गिराया गया था, हिरोशिमा में। ठीक है, 33 नंबर, एवेन्यू किस देश का है? देखिए मैंने चर्चा किया था कि एवेन्यू किस देश का है, और अगले वाले मॉडल पेपर में जो मैं कराया हूँ पहला वाला मॉडल पेपर, उसमें भी एवेन्यू किस देश में, उसमें भी चर्चा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। तो एवेन्यू वाला भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएंगे, पढ़ कर जाएंगे। लेखक के पिता ने कितने मछलियाँ खरीदी थी? तो लेखक के पिताजी ने लगभग कितने मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी लेखक के पिताजी ने।
ठीक है। 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह समास द्विगु तो नहीं कहलाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष ही नहीं कहलाएगा। तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी होगा 35 का करेक्ट। 36 नंबर में चलेंगे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक जो है अपने पिताजी से मछली मांगना चाहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ये मछली वाला भी क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी पाठ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस पार्ट को भी आप लोग पढ़ेंगे। नहीं तो सिंपल आप लोगों को जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बस आप वही फॉलो करिए ना, काफ़ी है। 85 प्लस या 90 प्लस लाने के लिए काफ़ी है, याद करते चलिए। सुधीरवादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुधीरवादियों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तबला को नहीं, बांसुरी को नहीं, ढोलक को नहीं, किसको उपाधि प्राप्त है? तो शहनाई को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए बउआ वाला भी बीच बीच में प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड से, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को तैयारी करना है कि कुछ आसान प्रश्न भी रहते हैं, कुछ हार्ड प्रश्न भी रहते हैं। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का संधि विच्छेद है आपका विद्या जोड़ आलय। आलय मतलब घर, विद्या का घर, तो विद्यालय विद्या जोड़ आलय हुआ, संधि विच्छेद इसका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। संधि के कितने भेद हैं? संधि के बताइए कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन एक करेक्ट होगा 40 का ए। चलिए ज्योति मर्य उदाहरण है, मतलब कि ज्योति मर्य किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो अब बताइएगा। तो ज्योति मर्य उदाहरण है विसर्ग संधि का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 42 नंबर। धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? देखिए आपसे गोधूली से प्रश्न पूछ लिया, गोधूली में आपसे लाइन बाय लाइन पूछा एक्सप्लेनेशन से प्रश्न, फिर आपको विधा के रिलेटेड पूछा कि ये ललित निबंध है कि कहानी है, उसके बाद लेखक के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद आपसे ग्रामर भी पूछ लिया। अब देखिए वर्णिका से प्रश्न पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? तो 42 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सावरदैया है। 42 का ए ऑप्शन। 43 में ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। ढहते विश्वास जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा है कि सीता है कि लक्ष्मी है कि पपाती है? तो ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन सी लक्ष्मी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न में चलेंगे हम लोग। 44 नंबर प्रश्न है अनुज में उपसर्ग है। अनुज में उपसर्ग कौन है बताइए? तो अनुज में उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ए, आ है। ठीक है, 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पपाती किस कहानी की पात्र है? तो पपाती जो है किस कहानी का पात्र है बताइए? तो पपाती है नगर कहानी की पात्र है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर में चलेंगे। बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र है, मतलब वह कौन सा वर्णिका वाला किताब से लिया गया प्रश्न है कि वह कौन सा कहानी है जिसमें बाढ़ का समस्या के बारे में बताया गया है? तो माँ, ढहते विश्वास, नगर की धरती कब तक घूमेगी बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढहते विश्वास, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो गुणवान शब्द में प्रत्यय है वान, डी ऑप्शन। गुण जोड़ वान, गुण जोड़ वान हो जाएगा। ठीक है, गुण जोड़ वान। 48 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 48 नंबर प्रश्न है मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पहले वाले मॉडल पेपर से। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में कि दिल्ली में कि जयपुर में कि कलकत्ता में? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर में चलेंगे। शुद्ध वाक्य है, इसमें से बताइए शुद्ध वाक्य क्या है? तो आज की ताज़ा खबर, मैं मेरा काम करूँगा, देश में सर्वस्व शांति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोटी ताजी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आज आप लोगों का यहीं पर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट होता है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे।
मिलते हैं आप लोगों से तीसरे वाले मॉडल पेपर में, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अभी चर्चा करते चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।